हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी तक हम लोगों ने सॉलिड को क्लासिफाई कर लिया है। तो सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन था दो, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस, उसके बीच का हम लोगों ने डिफरेंस देख रखा है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग जो सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड जहाँ पे हम लोग सॉलिड को डिवाइड किए थे दो डिवीजन में, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, तो वहां से हम लोग सिर्फ अब क्रिस्टलाइन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम लोग क्रिस्टल भी कहते हैं, क्रिस्टल, ठीक है। और एमॉर्फस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एमॉर्फस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, और दूसरा इसका नाम था स्यूडो सॉलिड, ठीक है। तो इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड से एक एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि आपका जो कार है, ठीक है, कार में जो शीशा लगा होता है वो शीशा धीरे धीरे पिघल के गर्मी के कारण वो नीचे की तरफ स्लाइड करता जाता है, और जो शीशा का जो नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा थिक होता है ऊपर वाले के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है और सुपर कूल्ड किया होता है, मतलब ठंडा हो रहता है, लेकिन जैसे जैसे गर्म हो जाएगा वो किसके रूप में आ जाएगा? लिक्विड। और ये आप कहाँ देख सकते हैं? तो कार का जो शीशा होता है, विंडो होता है, उसके ग्लास में आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या है? तो उसका तरीका है बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं चार टाइप्स में। अब ये बॉन्ड पहले क्या है, तो बॉन्ड हम लोग देख लेते हैं। बॉन्ड चार तरह का हो सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो बॉन्ड है वो चार तरह का हो सकता है। वो है आपका वंडरवाल, कोवेलेंट, मेटेलिक और आयोनिक, ठीक है। वंडरवाल, कोवेलेंट, आयोनिक और मेटेलिक। हालांकि अभी तक इसको इस जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको इस बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप बॉन्ड को याद रख सकते हैं कि कोवेलेंट हो गया, आयोनिक हो गया, मेटेलिक हो गया, है ना, और एक वंडरवाल हो गया। लेकिन आपको फोकस क्या करना है यहाँ पे? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप होता है, टाइप जो कि चार है, तो चारों टाइप मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि चार टाइप कौन कौन है। यहां फिर से हम डिस्कस करेंगे, साथ में उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पहला टाइप है वो है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद है आयोनिक सॉलिड। उसके बाद है मेटेलिक सॉलिड, है ना, जो मेटल के फॉर्म में होता है। और लास्ट है आपका कोवेलेंट सॉलिड का एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड। ये आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का क्या मतलब हुआ? वैसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हो, उस सॉलिड को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिसका के एग्जांपल हुआ जैसे H2 मॉलिक्यूल है। अगर H लिखा होता तो एटम होता, लेकिन H2 हो गया मतलब ग्रुप है, और ग्रुप कैसा है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ हो गया कि मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, तो वैसा सॉलिड, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन तो गैस था, तो हाइड्रोजन को हम जो गैसियस फॉर्म में है उसको हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको क्लासीफाई करेंगे। तो ये हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड में आएगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसके बाद आपको यहां से क्लासिफाई किया जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं, तीन तरह से। एक होता है आपका पोलर सॉलिड या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पूरा नाम होगा। दूसरा हो जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और लास्ट में होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। आप इस चीज को, जो टॉपिक मैं अभी करवा रहा हूं, आप यहाँ फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, सॉलिड स्टेट प्लेलिस्ट से ढूंढिएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको टॉपिक्स मिल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करना है। अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से जाइए, वहां से भी याद कर सकते हैं, याद करके आइए, फिर इसको वीडियो को देख लीजिए, आपको वो जो याद किए हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले पोलर सॉलिड क्या होता है। पोलर मतलब होता है वैसा कोई पोलर कंपाउंड पहले देखते हैं। पोलर का मतलब समझते हैं, और नॉन पोलर उसको कहते हैं जिसमें कोई चार्ज हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन है और यहाँ X है, X मतलब हेलोजन है कोई, तो क्या करता है X जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली इसके कम है। तो बॉन्डेड पेयर इसके तरफ अट्रैक्टेड रहेगा और इस पे चार्ज आएगा डेल्टा माइनस, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो इसके पर आ जाएगा चार्ज प्लस। तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस जिस भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं पोलर सॉलिड।
नॉन पोलर जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, जैसे अगर मान लीजिए X और X जुड़ा हुआ है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मतलब जितना फोर्स से, जितना इस ताकत से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ही फोर्स से ये खींचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, ना इस पे ना इस पे। ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर सॉलिड। ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन हमको उसको कन्वर्ट कर लेना है सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोलर सॉलिड के बारे में कुछ और टॉपिक देखते हैं। देखिए पोलर में क्या होगा? पोलर में कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे पोलर सॉलिड में ये सॉलिड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे मान लीजिए हम HCl ले लेते हैं, ठीक है, HCl और यहाँ भी HCl, तो इसके HCl और इसके HCl के बीच में एक मॉलिक्यूल ये हुआ और एक मॉलिक्यूल ये हुआ, तो इसके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, याद रखिए, डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? डाइपोल मतलब दो पोल, दो चार्ज का पोल, इस पे एक प्लस, H पे प्लस और Cl पे क्या रहेगा? माइनस। फिर से यहाँ पे H पे क्या होगा? प्लस और Cl पे क्या होगा? माइनस। तो यहाँ देखिए ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। इन दोनों डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उसको कहेंगे डाइपोल इंटरेक्शन। तो जहां पे भी डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा वो कहलाएगा पोलर सॉलिड। इसका और प्रॉपर्टी देखते हैं, ये सॉफ्ट होता है। क्या होता है? और ये HCl जो है एसिड है, लेकिन इसको लेना है हमको सॉलिड के फॉर्म में, ताकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट होगा ये मॉलिक्यूल। ये बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपको पता है कि HCl जो है आयंस प्रोड्यूस करता है, वो तो गुड कंडक्टर है। फिर ये बैड कंडक्टर क्यों हो गया? क्योंकि अभी हम कौन फॉर्म ले रहे हैं? सॉलिड फॉर्म है, इसका मतलब इसका आयन फ्री नहीं है, तो ये बैड कंडक्टर हो गया। ये हो गया आपका पोलर सॉलिड। यहां से याद क्या करना है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, डाइपोल इंटरेक्शन होगा, सॉफ्ट होगा और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। चलिए अब आते हैं नॉन पोलर सॉलिड में। नॉन पोलर सॉलिड किसको कहते हैं? इसमें क्या होगा कि जो एटम होगा, है ना, एटम्स, वो वीक वंडरवॉल फोर्स से बंधा होगा। वीक वंडरवॉल फोर्स, इसमें एग्जांपल क्या है? अभी मैंने बताया था, नॉन पोलर मतलब कोई चार्ज नहीं होगा, तो मतलब सेम एटम जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर सॉलिड। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, है तो गैसियस फॉर्म में, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे पहले सॉलिड और तब जाके इसको क्लासिफाई किए हैं, तब जाके आया है किसमें? नॉन पोलर सॉलिड में। ये भी क्या होगा? सॉफ्ट होगा। ये भी बैड कंडक्टर होगा, है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और रूम टेम्परेचर पे ये गैस के फॉर्म में रहेगा। गैस के फॉर्म में रहेगा। अगला है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जहां भी आपको फोन दिखे, है ना, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहां भी दिखे, और साथ में एक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी दिख जाए, तो ये जो है दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, है ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। कारण क्या है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों का बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? तो फ्लोरीन का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कितना है? तो 4.0। तो ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को हम लोग दिखाएंगे डैश लाइन से, या अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो भी हम इसको दिखाएंगे किससे? डैश लाइन से। ऐसे बॉन्ड को जिसको डैश से दिखाया जाता है और वो बनता है किसके बीच में? हाइड्रोजन और FON, तीनों में से कोई एक रहे, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, जो सॉलिड क्या होगा? अब सॉलिड का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड का वैसा सॉलिड जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बने। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, शेयरिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन और FON में से कोई भी एक प्रेजेंट रहे, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिस सॉलिड में ये होगा उस सॉलिड को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। जैसे आपका आइस है, तो आइस में क्या होता है फॉर्मूला? H2O। अब आपको पता है यहाँ भी O भी है, यहाँ H है, तो एक मॉलिक्यूल ले लेंगे H और यहाँ H, एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे H और यहाँ H, और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। अगला OH है, OH, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अपने में बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को, जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में? FON और साथ में एक हाइड्रोजन के बीच में, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अब आते हैं, देखते हैं आयोनिक है, मेटेलिक है और कोवेलेंट सॉलिड है, उसका क्या काम है। देखिए, आयोनिक सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा सॉलिड जो आयंस से बना हो। आयंस कौन कौन हो सकता है? तो केटायन होगा
और साथ में कौन होगा, एनायन। तो केटायन और एनायन के बीच का इंटरेक्शन अगर हो रहा है और उसके कारण जो सॉलिड है उस सॉलिड को हम कहेंगे आयोनिक सॉलिड। ठीक है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म, सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो ये जो है बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर। क्योंकि गुड कंडक्टर बनाने वाला जो केटायन है और एनायन है वो तो आपस में बॉन्ड में बंधा हुआ है और सॉलिड फॉर्म है, इसलिए बैड कंडक्टर है इन कौन स्टेट, सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही आप इसको या तो मोल्टेन स्टेट में ले जाइए, पिघला दीजिए, या फिर लिक्विड स्टेट में ले आइए, मतलब सॉल्यूशन के फेज में किसी में घोल दीजिए, तो ये जो है बैड कंडक्टर से क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ये बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद ये हार्ड होगा, हार्ड, और हार्ड है तो इसका मतलब ब्रिटल है, हार्ड और ब्रिटल। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, हाई, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है किसके किसके बीच में, केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, हाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रख सकते हैं NaCl, KCl, CaCl2, ये सब जो है जिसमें आयन में आप तोड़ सकते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल, उसको हम कहते हैं आयोनिक सॉलिड। अगला है हमारा मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा, नाम से क्या पता चल रहा है आपको मेटेलिक का, कि मेटल जो भी सॉलिड है, जो मेटल है ना, वो सब इसमें आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे मेटेलिक सॉलिड। इसमें क्या करना है मेटेलिक सॉलिड में, कि जो पॉजिटिव आयन से बना है, वैसा सॉलिड जो पॉजिटिव आयन से मिलके बना है और उसको हेल्ड कौन, मतलब पकड़ के कौन रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखे हुए हैं, तो उस मेटल सॉलिड को हम लोग कहेंगे मेटेलिक सॉलिड। वैसा सॉलिड जिस जो पॉजिटिव आयन से बना है, क्योंकि मेटल कौन आयन फॉर्म करता है, पॉजिटिव, और उसको पकड़ के कौन रखा है, इलेक्ट्रॉन की मदद से वो एक दूसरे से बंधा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेटेलिक सॉलिड। इसके बाद जो मेटेलिक सॉलिड है वो गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर। क्यों गुड कंडक्टर है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये मूव कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, इसलिए कौन कंडक्टर हो गया, ये गुड कंडक्टर हो गया। साथ में इसमें लस्टर होता है ना, मतलब ये चमकीला होता है। लस्टरस का कारण क्या है, तो लस्टरस का कारण है कि देखिए ऐसा समझिए कि यहाँ पे आपका कोई मेटल है, ठीक है, मान लीजिए कोई मेटल, आयरन है, कोई भी सिल्वर है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, फ्री मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे इस पे लाइट जाएगा, ये लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कुछ देर बाद रिफ्लेक्ट करेगा, एक तरीका एब्जॉर्ब और फिर इमिट करेगा, उससे साइन आएगा। दूसरा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस पे लाइट टकरा के रिफ्लेक्ट भी होगा, उसके कारण ये लस्टरस हो जाएगा। और सोनरस भी जब हम मारते हैं इसको, ठीक है, तो आवाज आता है, रिंगिंग साउंड, मेटल का पढ़े प्रॉपर्टी आप लोग, तो यहाँ रिंगिंग साउंड आता है, वो उसका भी कारण क्या है, तो रिंगिंग साउंड का भी कारण है, जिसको हम लोग सोनरस कहते हैं, सोनरस। ये भी किसके कारण होता है, दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो ये हो गया आपका मेटेलिक सॉलिड। अगला है कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, ये आप 10 में पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जब सॉलिड जुड़ा होता है एक दूसरे से पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बनाता है, एक एटम दूसरे से ज्वाइन करते जाता है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है नेटवर्क सॉलिड। इसमें एग्जांपल में आएगा आपका ग्रेफाइट, डायमंड, है ना, ग्रेफाइट, डायमंड, और एक होता है बकमिंस्टर फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरीन जो है, या फुलरेंस, वो पढ़ना है आपको 10 क्लास में। यहां हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट और डायमंड, इसका स्ट्रक्चर और इसका कुछ प्रॉपर्टी। देखिए ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट जो है कार्बन से बना हुआ एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स। तो आपको पता है कार्बन का कितना एलोट्रॉप्स होता है, 3, एक हो गया ग्रेफाइट, दूसरा हो गया डायमंड और तीसरा हो गया बकमिंस्टर फुलरीन। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आता है, तो ग्रेफाइट जो है सिर्फ कार्बन से बना हुआ है और एक कार्बन का एटम सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट। यहाँ हर कार्बन मात्र 3 कार्बन से, अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर देता है। और इसमें 3 जुड़ने से, एक कार्बन अगर 3 बार जुड़ चुका है तो एक्चुअल में जुड़ता तो 4 है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, फ्री, और इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, एक फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। साथ में इसका जो लेयर होता है ना, जो लेयर होता है एक के ऊपर एक होता है, लेकिन कुछ गैप होता है, कुछ गैप होता है। जैसे यहाँ देखिए एक लेयर ये ऊपर वाला हो गया एक लेयर, और ये एक लेयर, दूसरा लेयर, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप है। इस गैप को कनेक्ट करने के लिए वीक वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वीक वंडर वाल फोर्स। सब वीक वंडर वाल फोर्स लग रहा है, तो वीक वंडर वाल फोर्स बहुत कमजोर होता है। आप पेंसिल पे हाथ को ऐसे लगाइएगा तो आपके हाथ में पेंसिल लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे कौन फोर्स था, वीक वंडर वाल फोर्स। इसके कारण ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी होता है, सॉफ्ट और क्या होता है,
स्लिपरी। तो सॉफ्ट और स्लिपरी होने का कारण क्या है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेफाइट। गुड कंडक्टर क्यों है वो भी बता दिया, सॉफ्ट स्लिपरी क्यों है वो हो गया। अब आते हैं डायमंड। डायमंड में जो एक कार्बन होता है, ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, तो उसका एक कार्बन का एटम 4 कार्बन एटम से कंबाइन रहता है, 4 कार्बन एटम, और इसका शेप होता है टेट्रागोनल, इसका होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब 6 शेप वाला, टेट्रागोनल मतलब टेट्राहेड्रल मतलब 4 जुड़ा हुआ, 3 नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर ये कार्बन जो है क्या जो होगा 3 अलग कार्बन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 अलग कार्बन से, सॉरी 4 अलग कार्बन से जुड़ गया। ये कार्बन भी कितने से जुड़ जाएगा, 4 अलग कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 2 2 4 1 5 हो, तो यहाँ 3 जुड़ गया और एक कार्बन से जुड़ जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन यहाँ 4 कार्बन से जुड़ रहा है, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। नहीं है तो कोई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कराएगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो स्ट्रक्चर है इतना कॉम्पैक्ट होता है कि कोई भी पार्टिकल इसका मूव नहीं कर सकता है। इतना हार्ड होता है कि दुनिया में जितना भी एलिमेंट आपको मिला है उसमें सबसे जो हार्डेस्ट है ना, हार्डेस्ट है वो कौन है, डायमंड। हथौड़ी से मारिए तो हथौड़ी का जो लोहा है वो टूट जाएगा, लेकिन डायमंड को कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये दुनिया का सबसे अभी तक पता होने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो इस तरह से हम पढ़े ग्रेफाइट और डायमंड, 3 एलोट्रॉप्स हो गया। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 4 टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 टाइप, पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयोनिक, तीसरा मेटेलिक और चौथा कोवेलेंट सॉलिड जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड का फिर से 3 टाइप पढ़े, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब आते हैं आगे के टॉपिक में। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं कि सबसे पहले सॉलिड पकड़े, सॉलिड को 2 भाग में डिवाइड किए, एक क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस। अमॉर्फस को छोड़ दिए, क्रिस्टलाइन को पकड़े, क्रिस्टलाइन को फिर से 4 भाग में डिवाइड किए, 4 में से एक में से 3 टाइप निकला फिर से, और 4 को क्लासीफाई कर लिए। सॉलिड को हम लोगों ने ऊपर ऊपर देख के डिवाइड कर लिया कि किसका क्या प्रॉपर्टी है, कैसे उसके अंदर का एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, एटम कैसे प्रेजेंट है वो नहीं, एटम के बीच में बॉन्ड कैसा प्रेजेंट है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एटम का अरेंजमेंट देखेंगे कि अंदर में एटम कैसे अरेंज है। ठीक है, तो यहां से एक नया टॉपिक अराइज हो रहा है, तो हम उसको पहले पॉइंट देखेंगे। देखिए आपके पास कोई भी मेटल लीजिएगा, सॉलिड लीजिएगा, उसमें या तो एटम होगा, या तो मॉलिक्यूल्स होगा या फिर आयन होगा। अगर आयन हुआ तो आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूल हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड, एटम हुआ या फिर एटम का पॉजिटिव चार्ज लेकर कर रहे हैं अगर आयन, तो मेटेलिक सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड। तो इतने तरीके से है। इन तीनों का इस चैप्टर में नाम हो जाएगा लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस को। ठीक है, अब हम लैटिस पॉइंट को 3 डायमेंशन में जो सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट करेंगे, सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट जो करेंगे उसको हम कहेंगे यूनिट सेल। देखिए 3 डायमेंशनल सिंपलेस्ट अरेंजमेंट किसका, ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट में कौन कौन आता है, तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल का जनरल जो शेप होता है वो आपको एक क्यूब के जैसा होता है, क्यूब। हालांकि इसमें हम चेंज करेंगे अभी कुछ देखते हैं क्या। तो पहले ये समझते हैं यूनिट सेल एक क्यूब का फॉर्म अगर है, मान लीजिए सबसे सिंपल वाला, तो इसमें हम कैसे अरेंज करेंगे। तो आप समझिए कि ये आपका एक रूम है। ठीक है, रूम है, और रूम में आपका जो फैन जहां पे लटका हुआ है उसके ऊपर में आप देखिए 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। चारों पे क्या करना है, एटम रखना है। इस तरह से एक एटम, दूसरा एटम, दोनों एक दूसरे को टच करेगा, फिर तीसरा एटम और फिर यहाँ पे चौथा एटम। इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से मिला के एक लाइन खींच देना है, सबको कंबाइन कर देना है। ये जो शेप बना आपका, ये वाला पोर्शन बन गया A B C और D। नाम यहाँ भी दे देते हैं A B C और यहाँ D। उसके बाद यहाँ जो पॉइंट है E F G और यहाँ H। उसी तरह ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा नीचे की तरफ, तो इसको नाम दे देते हैं E, फिर से F, वहाँ है G और यहाँ है H। ये एक और स्ट्रक्चर बन गया। मतलब 8 पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, सब पे एक लैटिस पॉइंट रखना है। क्या रखना है, लैटिस पॉइंट।
लैटिस पॉइंट में क्या क्या आएगा, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ये यहाँ रख देना है। सब एक दूसरे को टच कर रहा है इस तरह से। तो और जब फिगर बनाएंगे हम तो बार बार इसको टच नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको छोटा छोटा बना सकते हैं। एक एटम समझ रहेंगे, समझेंगे कि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच किए हुए हैं, एक एटम यहाँ और एक एटम यहाँ, चारों एक दूसरे को क्या किए हुए, टच, इस तरह से। नीचे भी 1 2 3 और 1 4, ये चारों भी एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, दोनों सब कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन में है, एक दूसरे के टच में है, जैसे ये हो गया। तो ये हो गया आपका सिंपल जो सबसे 3 डायमेंशनल शेप बनेगा, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होगा उसी को हम कहेंगे यूनिट सेल, ठीक है। तो ये यूनिट सेल हो गया। इसका नाम याद रखना है, 3 डायमेंशनल सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसके बाद देखते हैं ये जो यूनिट सेल है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक और यूनिट सेल रख सकते हैं, सेम ऐसा चीज इसके ऊपर हम रख सकते हैं, इसके इस साइड रख सकते हैं सटा के, एकदम बिल्कुल सटा के, इसके नीचे रख सकते हैं, इसके इधर रख सकते हैं और इसके पीछे और इसके आगे। 6 सरफेस हो गया। 6 सरफेस के साथ तो हम 6 को यहाँ से क्यूब रख सकते हैं, ऐसा ऐसा क्यूब इस साइड से भी लगा सकते हैं, इसमें नीचे भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, पीछे भी और फिर आगे भी, इस तरह से लगा दिए। फिर उसके अगल बगल भी सब लगाते जाएंगे तो एक बड़ा सा जो अरेंजमेंट बनेगा किसका, यूनिट सेल का, किस कैसे में, 3 डायमेंशनल में, है ना। तो कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ किसका, यूनिट सेल। तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस मतलब आपको एक क्या तैयार हो जाएगा, क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। लैटिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें लैटिस पॉइंट है। तो देखिए सबसे शुरुआत से करते हैं, लैटिस पॉइंट को जब अरेंज करेंगे 3 डायमेंशनल में तो मिलेगा आपको यूनिट सेल। यूनिट सेल को जब अरेंज करेंगे फिर से 3 डायमेंशनल में तो आपको मिलेगा क्रिस्टल लैटिस। इतना तक हो गया। अब यहां से आते हैं पैरामीटर, देखते हैं इसको, ठीक है। यूनिट सेल का क्या क्या पैरामीटर होता है, पूछेगा अगर आपसे कि यूनिट सेल का क्या क्या पैरामीटर है। तो पैरामीटर अगर हम क्यूब नहीं लें, इसको क्यूबॉइड लें तो एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा और एक साइड ये हो जाएगा, 3 साइड इसमें। एक साइड को मान लीजिए ए बी और सी, ए बी और सी। अब देखिए ए और बी आपस में एंगल बना रहा है, बी और सी आपस में एंगल बना रहा है और सी और ए भी आपस में एंगल बना रहा है। तो 3 एंगल जो बन रहा है उन तीनों एंगल को हम कह सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा। फिर से 3 साइड था, साइड 3 था, हम बात कर रहे हैं पैरामीटर का। तो साइड 3 है, एक ए, एक बी और एक सी। तीनों के बीच में अगर ए बी के बीच में है तो अल्फा, बीसी के बीच में है तो बीटा और एसी के बीच में एंगल है तो गामा। यहां भी देख सकते हैं आप, ए और बी के बीच में एंगल है, बी और सी के बीच में एंगल है और फिर सी और ए के बीच में भी एंगल है। यहां पे एंगल हम लोगों ने देखा है कितना, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग लेके चल रहे हैं क्यूब। लेकिन ऐसा पाया गया कि इसमें 7 चेंज हम कर सकते हैं, मतलब ए को बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए कभी ए बराबर बी बराबर सी हो गया और अल्फा, बीटा और गामा तीनों जो है क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्यूब है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, ए और बी बराबर हो और सी बराबर नहीं हो। ये भी हो सकता है कि ए और बी और सी तीनों 90 डिग्री ना होके 2 90 डिग्री हो, ये दोनों 90 डिग्री हो और गामा 90 नहीं हो। तो इस तरह से 7 शेप देखने को मिला, 7 शेप, याद रखिए कि 7 शेप ऐसे देखने को मिला। तो पैरामीटर हम लोगों ने देखा साइड 3 और एंगल 3, साइड 3 और एंगल 3। और साइड और एंगल में अगर चेंज करते जाएं, ए बी के बराबर लेकिन बी सी के बराबर नहीं, या फिर ए सी बराबर बी बराबर नहीं, इस तरह से जब चेंज किया जाएगा तो टोटल कितना स्ट्रक्चर मिल सकता है आपको, 7 स्ट्रक्चर मिल सकता है। अब आते हैं यूनिट सेल का टाइप। यूनिट सेल का टाइप देखिए, लैटिस पॉइंट से हम लोगों ने बनाया यूनिट सेल, यूनिट सेल से हम लोगों ने बनाया क्रिस्टल, या क्रिस्टल पूरा नाम क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यूनिट सेल से हम लोगों ने देखा कि यूनिट सेल का कुछ पैरामीटर है। पैरामीटर क्या क्या है, तो 3 साइड है, ए बी और सी, और 3 एंगल है, अल्फा बीटा और गामा। इन तीनों के चेंज करने से, 6 को चेंज करने से टोटल कितना स्ट्रक्चर मिल सकता है, 7, ठीक है। अब आते हैं यूनिट सेल उठाते हैं और यूनिट सेल का हम लोग देखते हैं टाइप। यूनिट सेल का कितना टाइप है, स्ट्रक्चर नहीं टाइप देख रहे हैं। तो टाइप यहां से मिलता है आपको 2, ठीक है। एक मिलता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक, क्यूब है तो क्यूबिक सेल, ठीक है, एससीसी इसको बोलते हैं। और दूसरा मिलता है आपको बॉडी सेंटर्ड सेल या यूनिट सेल। अब ये बॉडी सेंटर्ड, सिंपल क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्या है, ये समझते हैं। तो सिंपल वाले में जो अभी मैंने फिगर बनाया था आपको कि 8 कॉर्नर पे
8 कॉर्नर पे एक एक एटम होगा, 1 2 3 और 1 4। फिर यहाँ से 1 2 3 और 1 यहाँ 4, सब दूसरे को एक दूसरे को टच कर रहा है, नीचे वाला एक दूसरे को, ऊपर वाला एक दूसरे को टच कर रहा है। ऐसे सेल को जिसमें सब सिर्फ कॉर्नर पे एटम हो, एटम सिर्फ कहाँ हो, कॉर्नर पे, एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या आयन, या उससे अच्छा है उसके लिए क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। तो जब 8 कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट हो तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर 8 के अलावा, जैसे यहां देखिए ये है आपका 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस तरह से है। तो ये हो गया आपका कौन, सिंपल यूनिट सेल। लेकिन यहाँ कह रहा है बॉडी के सेंटर में। अब बॉडी का सेंटर बहुत सारा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो गया कि इस पूरे बॉडी के सेंटर में, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के एकदम बीचों बीच हवा में एक गेंद ला के रख दीजिए, तो वो क्या हो गया, बॉडी के सेंटर में हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये जो पूरा दीवार है, ये मान लीजिए वॉल है, इस वॉल में ऐसा हम फुटबॉल फिट किए, फुटबॉल मतलब एटम, जिसका आधा भाग बाहर है, बाहर रूम से बाहर, दीवार से बाहर, और आधा जो भाग है उसका आधा पार्ट जो है वो कहाँ है, रूम के अंदर है। तो उसका इसका मतलब उसका जो सेंटर है दीवार पे आएगा। इस तरह से अगर हो सारे फेस पर जितना भी दीवार है, ऊपर और नीचे वाला मिला के, ठीक है, रूफ और नीचे बॉटम सरफेस जो है आपका फ्लोर, उस पे मिला के अगर सब पे हम एक एक एटम रख दें तो टोटल कितना एटम हो जाएगा, काउंट कर लीजिए। 4 दीवार हो गया आपका, एक 5 ऊपर और एक नीचे, 6 एटम आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। कैसे रखना है, आधा बाहर और आधा रूम के अंदर, एक तरीका हो गया। तो इस तरह का जो शेप आता है, ठीक है, इस तरह का जो अरेंजमेंट आता है, यूनिट सेल आता है, उसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड सेल। उसका डायग्राम अगर समझे तो बीच में एक रख दिया हम लोगों ने, बीच में ये पूरा का पूरा अंदर है, बीच में ये पूरा का पूरा अंदर है। तो इसको बॉडी सेंटर्ड को भी फिर बांटा जाएगा 3 तरीका से, है ना, इसका भी 3 डिवीजन हो गया। पहला क्या डिवीजन हो जाएगा, तो BCC बॉडी सेंटर्ड सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, जो भी कहिए। दूसरा हो सकता है FCC फेस सेंटर्ड, जो अभी मैंने बोला आपको, दीवार पे रखना है आधा बाहर और आधा अंदर, फिर उस दीवार पे रखना है आधा बाहर आधा अंदर, ऊपर वाले पे रखना है आधा बाहर और आधा अंदर। इस तरह से उसको कहते हैं फेस सेंटर्ड सेल। और लास्ट में हो जाएगा एंड सेंटर्ड सेल। इसमें क्या करना है, फेस पे ही रखना है ना, मतलब, लेकिन जिस फेस से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके सामने वाले एक फेस पे होना चाहिए। बाकी सारा जो फेस है, फेस कितना होता है एक रूम में, 6, मतलब दीवार कितना एक रूम में है, 6, तो 6 पे रखना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फेस से स्टार्ट करना है, उसके अपोजिट वाले फेस पे रखना है। तो इसका मतलब 2 ही फेस यूज होगा, और कॉर्नर पे है वो रहेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे उसको ECC, ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले उठाते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसका नाम है सिंपल क्यूबिक सेल, इसको SCC भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले SCC को देखते हैं। 3 टाइप हो गया आपका, सॉरी 2 टाइप हुआ, 2 टाइप, दूसरा टाइप का फिर 3 टाइप। चलिए आगे देखते हैं इसका। देखिए, अगर हम ले लें सिंपल क्यूबिक सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल में पहले डायग्राम, और डायग्राम से बहुत सारा चीज यहां से निकलेगा, वो सब एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। देखिए, ये यहां यूनिट सेल है, सॉरी लैटिस पॉइंट है, 8 कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर पे। देखिए, अब 8 कॉर्नर पे आप जान रहे हैं आपके ये सब एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस तरह से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो यहाँ जो खाली जगह ये बन रहा है, खाली जगह जो बन रहा है, जिसको हम अभी कलर कर रहे हैं, देखिए शेड कर रहे हैं, तो ये इसको कहेंगे वॉइड, ठीक है। खाली जगह को बोलते हैं वॉइड, इसका यूज आएगा बाद में। अब यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से सेंटर अगर मिला दिया जाए तो ये इसका R और इसका भी ये R, यहाँ मतलब इसका ये R हो गया और यहाँ ये R हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का पूरा का डिस्टेंस क्या होता है क्यूब में क्या कहते हैं, स्क्वायर में क्या कहते हैं, तो A कहते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो A होगा, और A किसके बराबर हो गया, A to R के बराबर। ये निकल गया आपका A और R के बीच में रिलेशन, किसके लिए, SCC के लिए। एक चीज, दूसरा चीज, इस एटम में, एक एटम को पकड़िए, इस एटम का सिर्फ कुछ भाग ही अंदर है, कुछ भाग ही अंदर है, इसका भी कुछ पोर्शन ही सिर्फ अंदर है। तो सारे का कुछ पोर्शन अंदर होगा, सारे का कुछ पोर्शन अंदर होगा, और बाकी पोर्शन कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। ये अंदर हो गया, ये सब, ये भी अंदर होगा, बाकी सब कहाँ जाएगा, ये नहीं, ये वाला अंदर होगा, और बाकी सब कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो ये कितना पोर्शन अंदर कितना होता है, तो इनर साइड में सिर्फ होता है 1/8 पोर्शन अंदर, इनर साइड में। आउटर साइड में मतलब बाहर कितना रहता है आउटर साइड में, तो 7/8, ठीक है। तो हमको ये पकड़ना है अब, इनर साइड में कितना है 1/8, 1/8 भाग,
मतलब एक एटम को अगर हम 8 भाग में बांट दें, 4 5 6 7 8, तो उसका सिर्फ एक पार्ट जो है अंदर रहेगा, बाकी सारा पार्ट कहाँ रहेगा, बाहर। ठीक है, अब यहां से निकालना है जेड। जेड का मतलब होता है, एक मिनट, देखिए इसके बाद है जेड। जेड का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम मतलब कितना एटम का, टोटल एटम का है कितना एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों एटम का मिला के टोटल कितना एटम इस क्यूब के अंदर है। बाकी सब तो बाहर है पोर्शन, 1/7/8 तो बाहर है, 1/8 अंदर है। तो टोटल एटम को काउंट कीजिए, टोटल एटम का ओवरऑल निकालिए कितना अमाउंट अंदर है। तो हमको पता है एक एटम का कितना भाग अंदर आता है, तो 1/8। एक एटम का कितना पार्ट अंदर है, 1/8। आपके पास है टोटल कितना एटम, 8। तो एक एटम का 1/8, तो 8 एटम का 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 एटम। तो सिर्फ एक एटम, दिखने में तो लग रहा है कि 4 एटम यूज कर रहा है, लेकिन मात्र एक एटम ही इसके अंदर आ रहा है। तो इसका जो जेड हो जाएगा, एससीसी का जो जेड का नाम क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो उसका कितना होता है, 1 एटम होता है। याद रखिए कॉर्नर वाला का कितना एटम अंदर होता है, तो सिर्फ 1/8 पोर्शन ही जो है अंदर होता है, बाकी सब कहां होता है, तो बाहर होता है। तो ये हो गया आपका जेड। क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी, इनर साइड में कितना, तो 1/8। ए और आर के बीच में रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू 2r और जेड इज इक्वल टू 1 एटम। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक सेल का, सिंपल क्यूबिक सेल का। एक और चीज निकालना है यहाँ, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड फ्रैक्शन, वो अगले वीडियो में। और सबसे पहले यही सब ए और आर के बीच में रिलेशन और जेड, इन सब के लिए निकालेंगे। तीन जो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है उन तीनों के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए।